दुनिया भर के सभी धर्म कहते हैं कि सृष्टि को उसके भगवान ने बनाया, उसने इरादा किया और सृष्टि बन गई। कोई ये नहीं बताता कि उसने ये इरादा क्यों किया। सृष्टि बनने से पहले वो ईश्वर कौन सी सृष्टि में रहता था और उसको किसने बनाया? इन सवालों के जवाब किसी भी धर्म के पास नहीं है। अब सवाल है कि क्या विज्ञान ने सृष्टि के रहस्य की सभी परतें खोल दी हैं? क्या विज्ञान कभी ठीक ठीक ये पता लगा सकता है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? इसका जवाब है हाँ। सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़े धार्मिक बकवासों को तो विज्ञान पहले ही खारिज कर चुका है। इस मामले में सभी धर्म और उनके धर्म ग्रंथ झूठे साबित हो चुके हैं। फिर भी धार्मिक गिरोह ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पाखंडों पर आधारित उनका धंधा बंद ना हो जाए। आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति से पहले धर्मों के ज्ञान की स्थिति ये थी कि उन्हें धरती के आखिरी छोर का रास्ता तक नहीं पता था। उनके ज्ञान के अनुसार तो पृथ्वी चपटी थी और चटाई की तरह बिछाई गई थी, इसलिए वे धरती के आखिरी छोर को ढूंढ रहे थे। जब विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तब उन्हें पृथ्वी के गोल होने का पता चला। लाखों वर्षों तक जिस अंतरिक्ष को हम निहारते रहे, उसके भीतर कोई मुल्ला, पंडित या पादरी नहीं गया। और जिन लोगों ने सृष्टि के अबूझ रहस्यों पर पड़े अज्ञानता के पर्दे को हटाने की कोशिशें की, उन लोगों को इन्हीं मुल्ला, पंडित, पादरियों ने परेशान भी किया। पिछली सदी में एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बहुत आगे तक पहुंचा। वैज्ञानिकों की मेहनत और जुनून की वजह से इंसान ने सृष्टि के बारे में बहुत कुछ जाना। अंतरिक्ष में घूमते धूमकेतु, अंतरिक्ष में यात्राएं करती प्रकाश की किरणें, अनेकों अनोखे ग्रह, आकाश गंगाएं, निहारिका, ब्लैक होल, सुपरनोवा, क्लस्टर, इन सब के अलावा निरंतर फैलता ब्रह्मांड। इनमें से किसी भी चीज की जानकारी इससे पहले किसी भी धर्म को नहीं थी, इसलिए उन्हें विज्ञान की किसी भी खोज पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। विज्ञान ने हमें बिग बैंग के बारे में बताया और उसे समझाया भी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिग बैंग की ये थ्योरी ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिग बैंग क्या है और ये अवधारणा आई कहां से। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक भारी गोला था, जिसमें एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से निकलने वाली ऊर्जा ने धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनके इस सिद्धांत से सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी कई जिज्ञासाएं शांत हो गई, लेकिन बहुत से लोगों ने उनके इस सिद्धांत का मजाक भी उड़ाया। उनकी इस खोज के केवल 2 साल के भीतर ही सन 1929 में एडविन हब्बल ने रेड शिफ्ट सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। काफी समय तक वैज्ञानिक बिग बैंग के इस सिद्धांत पर 2 भागों में बटे रहे, लेकिन कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद वैज्ञानिक महाविस्फोट के इस सिद्धांत को सही मानने लगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा मिल गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है और अभी तक इस थ्योरी को किसी ने चुनौती नहीं दी है। निरंतर फैलते ब्रह्मांड का सीधा सा अर्थ यह था कि पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास रही होंगी। समय में 10 अरब साल पीछे जाएं तो उस समय ये पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी आकाशगंगा के बराबर था। उससे भी 1 अरब साल पहले यह हमारे सौर मंडल जितना बड़ा था और करीब 12 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड मात्र हमारी पृथ्वी के बराबर था। समय में और पीछे जाएं तो करीब 13 अरब 70 करोड़ साल पहले ये विराट यूनिवर्स एक छोटे से परमाणु में समाया हुआ था और उससे भी पहले सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं। इसलिए हम उस आखिरी बिंदु से पीछे जा ही नहीं सकते। जिन्हें आज हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ और उसका इतिहास उसी एक पल से शुरू होता है। ये वो पल था जब स्पेस, टाइम और मैटर का वजूद शुरू हुआ। इस एक क्षण से पहले इन तीनों में से किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हुए इस महाविस्फोट से भयंकर एनर्जी रिलीज हुई और सेकंड के खरबवें हिस्से में ही ये एनर्जी खरबों गुना बड़ी हो गई। इस तरह ये बढ़ती गई और स्पेस और टाइम का निर्माण करती चली गई। ये एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि उसके असर से आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा छोटा सा यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। अगले लाखों वर्षों में अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर सौर मंडल, ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही है महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग के इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमी की समझ होनी चाहिए और इन्हें वही समझ सकता है जिसका IQ लेवल अच्छा हो। इसके मुकाबले
धर्म के सिद्धांतों को तो मूड से मूड आदमी भी आसानी से मान लेता है और धर्म की बकवासों पर संतुष्ट होकर धार्मिक गिरोहों का मानसिक गुलाम बना भी रहता है और काल्पनिक ईश्वर पर आधारित झूठे धर्मों के नाम पर कुछ भी करने को तैयार भी हो जाता है। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। तब सवाल उठता है कि कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए। अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था तो कुछ नहीं से ये सब कुछ कैसे बना। यहाँ हम एक विशाल पेड़ का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके बगीचे में एक विशाल पेड़ खड़ा है जो 13 साल 7 महीने पुराना है। आज उस पेड़ का भार 20 टन है, लेकिन 10 साल पहले ये पेड़ मात्र 200 किलो का था और 13 साल पहले इसका वजन था मात्र 20 किलो। उसके और 6 महीने पीछे जाइए, अब इसका वजन 2 किलो से भी कम होना चाहिए। 29 दिन और पीछे जाने पर यह मात्र 2 ग्राम का रहा होगा और पीछे जाने पर यह किसी फल के बीज में समाहित होगा और उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं होगा। यही है बिग बैंग का सिद्धांत। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं, पदार्थ और तत्व इतिहास से जुड़े हुए हैं। हर तत्व का विखंडन होता है और वो डिसऑर्डर रूप में फैलता है, बीज से पौधा और फिर पेड़। बिग बैंग से बनी एनर्जी और एनर्जी से बने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बादलों से बना सूरज और सूरज के मलबों से बने सौरमंडल के सभी ग्रह। पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व आग जैसी धधकती पृथ्वी के ठंडा होने के बाद अरबों वर्षों में विकसित हुए। मुल्ला से लेकर पंडित तक और कुरान के पन्नों से लेकर भगवान की मूर्तियों तक आज जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कभी धरती पर तैरने वाले लावे का हिस्सा थे। उससे भी अरबों साल पहले वो सूरज का हिस्सा थे। अब सवाल ये है कि अगर सभी तत्वों का इतिहास बिग बैंग से शुरू होता है तो बिग बैंग से पहले का इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि तब समय यानी टाइम का वजूद ही नहीं था, तो उससे पूर्व का इतिहास कैसे संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमें बिग बैंग थ्योरी को अपनी जिज्ञासाओं का अंत मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए? मेरा मानना है नहीं। मानवता के भविष्य में ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जब मनुष्य की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी। बिग बैंग के इस ठहराव से आगे एक और थ्योरी है जो हमारी जिज्ञासाओं को इससे आगे ले जाती है। इस नई थ्योरी का नाम है मल्टीवर्स। तर्क, शोध और परीक्षण द्वारा जानकारी को आगे बढ़ाते रहना ही विज्ञान का काम है। इसलिए हर ठहराव के बाद विज्ञान ने क्रांतिकारी खोजें की हैं और मानवता को ज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैंने इस पर बहुत सोचा, तब मेरे दिमाग में एक कहानी बनी। इस कहानी से शायद हम समझ जाएंगे कि बिग बैंग बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप कैसे प्रकट हुआ। जब सभी तत्वों का इतिहास हो सकता है तो बिग बैंग का क्यों नहीं? ये कहानी है अमरूद के पेड़ पर लगे फल के अंदर छिपे कीड़े की, जिसने बहुत कुछ जान लिया था। अमरूद के कीड़े ने इतना जान लिया था कि वो जिस अमरूद में गुजर बसर कर रहा है वो एक विशाल पेड़ का एक मामूली फल है, जिसमें ऐसे ही असंख्य अमरूद और हो सकते हैं। उसने ये भी अनुमान लगाया कि अमरूद के उन सभी फलों में उसके जैसे और भी कीड़े हो सकते हैं। साथ ही उसने ये भी जान लिया कि ऐसे बहुत से पेड़ों का एक बगीचा भी हो सकता है। इतना जानने के बाद उसने आगे सोचना शुरू किया। उसके मन में प्रश्न आया कि आखिर ये अमरूद का पेड़ आया कहाँ से। फिर उसने अगली खोज की, जो उसके साथ अन्य कीड़ों के लिए भी हैरानी की बात थी। उसने अपने छोटे से दिमाग से ये अंदाजा लगाया कि अमरूद का ये विशाल पेड़ कभी किसी दूसरे पेड़ के फल में था, यानी इतना विशाल पेड़ कभी एक मामूली से फल में था। और इतना ही नहीं, इस पूरे बगीचे के सभी पेड़ इतिहास में किसी एक मामूली फल में ही थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये मामूली फल जिससे ये विशाल बगीचा बना है, वो फल भी कभी एक मामूली बीज के अंदर था। फिर वो बीज अंकुरित हुआ और इतना विशाल बगीचा बन गया जिसमें अनगिनत पेड़ हैं और उन पेड़ों पर असंख्य अमरूद हैं। ये सब कैसे हुआ? कहाँ से आया? क्या ये किसी महाविस्फोट का हिस्सा तो नहीं? बीज के अंकुरित होने के इस सिद्धांत को उस कीड़े ने बीज बैंग का नाम दिया। यहाँ उसके ज्ञान का अंत हो चुका था, उसकी सोच खत्म हो गई थी, उसकी विराट जिज्ञासाओं पर पूर्ण विराम लग चुका था। इतनी बड़ी खोज एक मामूली कीड़े के मामूली दिमाग ने कर दी थी। उसने ये जानकारी अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा दी। कीड़ों के हजारों वर्षों के विकास के बाद उनकी जानकारी बहुत उन्नत हो चुकी थी। अब उनके पास बीज बैंक की सीमा से आगे का ज्ञान था। पहले वो केवल इतना जानते थे कि ये पूरा विशाल बगीचा कभी एक मामूली और छोटे से अमरूद के अंदर था। समय में और पीछे जाने पर वो अमरूद जिससे ये विशाल बगीचा बना किसी बहुत छोटे से बीज से अंकुरित हुआ था, और वो बीज शून्य से बना था। यानी उससे पहले क्या था, उन्हें इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। अब तक की उनकी सभी जानकारी बीज बैंक पर आकर अटकी थी, जहाँ से इस बगीचे के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी अंकुरण हुआ था, बीज बैंक हुआ था।
अब इतने वर्षों में उन्होंने पता लगाया कि वो बीज जिससे ये विशाल बगीचा बना था किसी दूसरे फल का हिस्सा था, और वो फल किसी दूसरे पेड़ का हिस्सा था, और वो पेड़ एक अन्य बगीचे का हिस्सा था, और ऐसे बगीचे भी अनगिनत थे जो एक प्रदेश के अलग अलग कोनों में थे। फिर उसने आगे जाना कि ऐसे अनेकों प्रदेशों से एक देश बना है, और ऐसे अनेकों देश एक महाद्वीप पर हैं, और ऐसे कई महाद्वीप एक विशाल धरा पर हैं जिसे अर्थ कहते हैं। इस ग्रह तक की जानकारी अब उसके मामूली दिमाग की आखिरी सीमा थी। उस कीड़े के लिए इतना ही जानना बहुत था, क्योंकि इतनी जानकारी जुटाने में उसकी कई पीढ़ियां खत्म हो गई थीं। अब तो वो बूढ़ा भी हो चुका था। वो कुछ और भी जान लेता, लेकिन अमरूद का वो फल भी अब पक चुका था और टहनी से कभी भी नीचे गिर सकता था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।